IFRS 9 का सवाल है जी, 8 नंबर का। लिफ्ट नहीं ना कराते थे आप इसको? करो रिवाइज। तुम करके क्यों नहीं आए रिवाइज? मैं तुम्हें यहाँ रिवाइज करने के लिए बुलाया। आज मैंने किस लिए बुलाया तुम्हें? पेपर की डिस्कशन। मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, रिवाइज करा दें। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट तो देखी लगी होगी ये बच्चे जो पर्चे में गए होंगे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने भी डिटरमिनेंट लिमिटेड आई थिंक था सवाल, मैंने ओपन किया हुआ, मैं दिखाता हूँ। सवाल के एडजस्टमेंट तो मिलती जुलती है। आपने एक सवाल किया हुआ है अपनी क्लासेस के अंदर, आपको मैंने खुद बताते खुद बकलम खुद कराया था। सरदान के कोई स्टूडेंट्स हैं जी? बता दें। कोई नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर तो सारे ये नहीं ना कह सकते हाँ या ना। बाकी उन्होंने भी करवाया होगा, मुझे पता है। मैंने सारे लेक्चर नोट्स उनके भी देखे थे, क्योंकि जूम मीटिंग भी करनी होती है ना। मेरी बात सुनिए जी, सवाल एक हमने किया था, आपको याद नहीं आ रहा, मैं याद कराता हूँ। जब हमने इक्विटी मेथड देख लिया था ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्विटी मेथड कैसे लगता है, उसके बाद फिर हमने एक सवाल आकर देखा था कि एक कंपनी है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, यानी IFRS 9 लगाना था, गलती से इक्विटी मेथड लगा गए। अब एडजस्टमेंट बिल्कुल वही है। पढ़ो एक, प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, ठीक है। करेक्टिंग एंट्रीज करनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। While reviewing draft financial statements of Heavenly Limited for the year ending 31 December 23, following mistakes were identified. HL has classified its investment in Fair Limited as an investment in associate and has applied equity method despite having no significant influence. अगर significant influence ना हो, अगर significant influence ना हो तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो तो हमारे पास ओनली वन ऑप्शन, क्या? आप या उसको FETOCI या FETPL यानी IFRS 9 अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन कब है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑप्शन कब है? सेपरेट फाइनेंशियल की बात हो रही, कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन में तो जो है वो ये तो आता ही नहीं है, वो जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आए तो उसके अंदर सिर्फ इक्विटी है ना। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑप्शन है कि आपके शेयर्स जो हैं वो 20 से 50% जाएं, तो आप चाहो क्या कॉस्ट पे रखो, चाहो तो IFRS 9 में रखो, चाहो तो इक्विटी मेथड यूज करो। लेकिन कब? जब 20 से 50% शेयर्स हों, जब 20 से 50% शेयर्स हों, यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। और जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो तो क्या यहां पे भी ऑप्शन है? अब उन्होंने गड़बड़ जो की समझ आ गई। अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने किया हुआ है, मैं वो भी दिखाता हूं। मैंने आप लोगों के आने से पहले ना ये जरा ओपन की थी चीजें आपके सामने, जो कर रहा था ये सवाल को रंगीन किया हुआ हमने, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मैंने वहां पे लिखा था, असल में वॉल्यूम 2 में करके आए थे ना, तो ये वो वाला सफा करके तो फिर यहाँ पे सवाल किया था। देखो क्या क्या कहता है। डिटरमिन्ड लिमिटेड की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें टोटल एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह बताई हुई हैं। व्हाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फॉलोइंग इश्यूज वर आइडेंटिफाइड। क्या हुआ जी? DL has classified investment in JL as an investment in associate and accounted for using equity method despite having no significant, कोई फर्क? 100% सेम एडजस्टमेंट। अच्छा, अब यहां पे हमने जो किया था ना, वो ये किया था, क्योंकि उसने क्या मांगा था, जरा रिक्वायरमेंट देखो इसकी। रिक्वायरमेंट यार जरा छुप गई है, रिक्वायरमेंट देखो जरा, इसके नीचे है रिक्वायरमेंट कहीं जी। रिवाइज्ड अमाउंट्स चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं, जरा देखो फर्क, क्योंकि मैंने सोल्यूशन को थोड़ा सा तरीके को चेंज करना है ना, ठीक है। उसने क्या कहा था? ये अमाउंट्स को रिवाइज करके निकालो। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी एसेट है, तो इस सवाल के अंदर हमने जान छुड़ाई, हमने दोनों का नाम क्या रख दिया? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमने क्या करना था? एसेट्स को सही करना था, लायबिलिटीज को सही करना था, और प्रॉफिट को सही करना था। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, FETPL वाला, और ये नहीं, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है FETPL वाला, और ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग है इक्विटी मेथड वाली। अब दोनों का फर्क है, असल में तो दोनों का फर्क है। असल में इसका पूरा नाम क्या था? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7 आपकी, और ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9। लेकिन क्यों नहीं इस सवाल के अंदर इसको अलग अलग किया? क्योंकि हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करनी थी, हमने फिगर्स को एडजस्ट करना था, तो वो फिगर्स एडजस्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी एसेट है, तो काम चल गया था। लेकिन आज के सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला क्या है, उसने क्या कहा है? करेक्टिंग एंट्रीज करो। अब करेक्टिंग एंट्रीज करनी है ना, तो फिर दोनों इन्वेस्टमेंट्स को अपने अपने नाम से लिखना जरूरी है, क्योंकि एंट्रीज मांगी ना उसने कौन सा कहा? एसेट्स लायबिलिटी सही करो। भाई सबके लिए कॉपीज करा लो पेपर की,
ठीक है। उसने क्या 5-7 एक्स्ट्रा कहा, गिनती कर रहे हो, ज़्यादा करा लेना थोड़ी सी, बाद में भी आते रहेंगे ये आते रहते हैं, ये सोते उठेंगे अभी। हाँ ओ सवाल, चलो अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर तो एसेट्स लायबिलिटीज को सिर्फ सही करना है, एसेट को हिट करना तो हम ऐसे ही करते, लेकिन थोड़ा सा मसला क्या हुआ, आज इन्वेस्ट करेक्टिंग एंट्रीज करनी है, तो उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनाया है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बनना था, तो दोनों नाम लिखना जरूरी है, थोड़ी सी मजबूरी है, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट में चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आप कहोगे हमने ऐसे तो नहीं की थी एंट्रीज करेक्टिंग, तो उसकी वजह मैंने आपको बताई है, ठीक है। आज के सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचएल, तो वाइल रिव्यूइंग, अच्छा आप पढ़ो, ये मसला समझ आ गया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उन्होंने चवल क्या मार दी है, इक्विटी मेथड लगा दी, कोई मसला नहीं, खैर है, हो जाता है, कोई नहीं, खैर है, हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे डिटेल है। 1 मई 23 हमारे साल में ही एचएल परचेज 90,000 शेयर्स ऑफ एफएल हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50 फेस वैल्यू ईच रिप्रेजेंटिंग 20% शेयर होल्डिंग। अब आप कहोगे सर 20% पे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है। पहली बात है 22, 23 पे भी नहीं आता, अगर सवाल में वो कहते सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपको आपके डायरेक्टर को नेड़े नहीं लगने देते, उन्होंने अपनी वैसे ही जो है वो धाक बिठाई हुई है, 2-3 लोगों ने मिलकर बाकी शेयर्स रखे हुए हैं, वो आपको घुसने भी नहीं देते दफ्तर में, वो कर सकते हैं। तो सवाल कह रहा है नहीं है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो नहीं है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि है, ठीक है। तो 20% शेयर होल्डिंग, बहरहाल कुछ बच्चों ने ऐसे भी कह लिया होगा यार वो 20 है ना इसलिए 21 होगा, तो अपने वालों उन्होंने 21 कह लिया होना, लेकिन वो सही नहीं है। सही बात यही है कि 21-22 पे भी अगर वो कह दे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो 21-22% पे भी नहीं है, ठीक है। एक एमसीक्यू ज़हन के अंदर आता है, मुझे याद कराना अब एंड पे, ठीक है ना, और वो एमसीक्यू करवाऊंगा IAS 28 का, ठीक है, उसके अंदर ये बात है, वरना वैसे आपको बता दिया, ठीक है ना। जब सवाल कह रहा है कि आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नहीं चलती है, नहीं चलती है तो 20-21% पे भी, 22-23 पे भी नहीं चल सकती अगर वो कह रहा है तो। और उसकी वजह मैंने प्रैक्टिकली आपको बताई है। ऐसा होता है कि बाकी के शेयर्स 2-3 लोगों के पास हैं, वो सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, वो आपको मीटिंग में बैठ भी जाओ तो कहते हैं तू तो चुप करना यार, तेरी मेहरबानी, हम कर लेंगे, मेजॉरिटी शेयर्स तो हमारे पास है, ठीक है, सही है ना, चल। और ऐसे ही 18-19% पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो भी सकता है, वो कैसे, पढ़ा हुआ है हमने, वो कैसे, अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है या कोई और मशवरे लेते हैं, अब वो एक लंबी लिस्ट थी 3-4 पॉइंट से, तो इसलिए सवाल जब कह दे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो नहीं है, अगर कह दे है तो फिर है, ये करीब करीब रख के परेशान कर सकता है कभी कभी, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया हुआ इस बात को। खैर चलें छोड़ें, बात क्या हो रही थी, 90,000 शेयर्स खरीदे हैं, फेस वैल्यू इसकी 50 है। फेस वैल्यू का हमने क्या करना, हमने ये शेयर्स फेयर वैल्यू पर, मतलब FVTPL या FVTOCI में रखने हैं, तो उसके अंदर तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, और कॉस्ट निकलेगी जितने शेयर्स हैं और जितने के खरीदे, 90 × 180, ये उसकी कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, बात समझ आती है। फेस वैल्यू हो सकता है यूज करनी पड़े, किस लिए करनी पड़ सकती है, नहीं इंटरेस्ट शेयर्स में नहीं होता, डिविडेंड के लिए करनी पड़ सकती है। ये शेयर्स है ना, शेयर्स है बेटा, ये शेयर्स हैं, हमने खरीदे या इशू किए तो डिविडेंड देना या डिविडेंड लेना होता है उस पर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये फेस वैल्यू अगर यूज करनी पड़ी तो डिविडेंड के लिए करेंगे। नेक्स्ट, ऑन 31 अक्टूबर 23, वही हुआ ना जो मैं कह रहा था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5-6 महीने गुजरे थे, एफएल पेड 30% इंटरिम कैश डिविडेंड। अब डिविडेंड की जो परसेंटेज है 30%, वो 90 × 180 पे नहीं लगनी, बल्कि वो 90 × 50 शेयर कैपिटल के बैलेंस पे लगती है। शेयर कैपिटल का बैलेंस तो फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू पड़ी होती है ना। ये भी कई बार हमने किया था, डिविडेंड निकालना हो तो शेयर्स के फेस वैल्यू पर परसेंटेज लगती है, ठीक है ना। तो एक शेयर की फेस वैल्यू 50 है तो 90 की फेस वैल्यू जितनी होगी उस पर 30% लगा दें। और मज़े की बात, ये सिर्फ हमारा ही डिविडेंड होगा, क्योंकि हमने कौन से शेयर्स पकड़ने, अपने शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू निकल आई, उस पर परसेंटेज लगा दी तो हमारा डिविडेंड निकल आया, ठीक है। अच्छा, बात ना रिवाइज करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, मुझे लगता है आप भूल रहे हैं। ये जो हैंड रिटन है भाई कह रहे हैं रिवाइज करवाएं, तो ये थोड़ा सा देख लें ज़रा। ये हमने वो बोर्ड के ऊपर किया था सवाल, याद है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू लेट्स से FVTPL पे रखनी है तो उसकी एंट्रीज क्या है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब डिविडेंड आया तो बारों बार उसकी एंट्री क्या है,
कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, अच्छा ये नीचे आ रहा है, और उसके बाद फेयर वैल्यू गेन लॉस है तो उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट, या उसी में भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात, अगर आप इक्विटी यूज कर रहे हैं मेथड, अगर कर रहे हैं जो कि उन्होंने गलती से किया है, तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद ये पोस्ट आरई या पोस्ट पैड जो मिल जाता था उससे एंट्री करते थे, कंसोलिडेशन के में एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट सीआरई क्रेडिट। ठीक है, लेकिन यहां पे तो एंट्री ये सिखाई है ना आपको उस दिन, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट। और इस डिविडेंड की एंट्री जरा हमने उस दिन डिफरेंट करके की थी कि ये असल में डिविडेंड की रिसीट जो है, ये कैश आया है, इधर प्रॉफिट से हमने डिविडेंड प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराया, तो इस डिविडेंड से इसी इन्वेस्टमेंट को कम करा लिया। तो ये एंट्री मैंने आपको उस दिन सिखाई थी। कितने बच्चों ने ये क्लास नहीं ली हुई? कोई ऐसा बच्चा अगर एक आधा भी आया तो वो एंजॉय करे, अब फिर बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं और कुछ कर नहीं सकता, इसके ऊपर हमने काफ़ी किया, वो टाइम लगाया हुआ है ना इन चीज़ों के ऊपर, तो वो फ़ायदा अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे तो अभी आपकी 2 रिवीजन रहती हैं तकरीबन 2 से 3, लेकिन उसके बावजूद सवाल जो है वो आपको समझ आ रहे हैं, बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि ये की हुई हैं, उनसे बाहर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो की हुई बात है उसी के साथ ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एफएल रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, हमने क्या करना नेट प्रॉफिट का, उसने जो चवल मारी हुई है उसके लिए नेट प्रॉफिट जरूरत है, उसने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बनाया तो उसने प्रॉफिट लिया उन्हें। और फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 270 ऑन 31 दिसंबर। इसका क्या करना, अब हमने जो हमने करना है उसमें इसकी भी जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको लेजर्स बनवा दिए जाएं पहले, फिर ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज की जाएं। लेकिन पर्चे की तरतीब क्या है? पर्चे की तरतीब यह है कि आपने पहला आधा सफ़ा भी बहुत होगा, आधा सफ़ा छोड़ देना आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ के लिए, और उसके बाद बाकी के आधे सफ़े से आपने धड़ाधड़ अन्यवा वर्किंग शुरू कर देनी है। वर्किंग करें ओरिजिनल रॉन्ग, फिर वर्किंग करें ओरिजिनल रॉन्ग, ऐसे दोनों एडजस्टमेंट्स अलग अलग करें, कोई मसला नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री और तरतीब से प्यार से बना संवार के आपने लिख देनी है। ठीक है, तो वर्किंग 1, ये कौन सा क्वेश्चन चालू हो गया जी? क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। अच्छा जी, पार्ट 1 2 वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज में लिख दूंगा, फिलहाल इसको मैं लिखता हूँ वर्किंग नंबर 1। अच्छा, पहले जो होना था वो कर लें, तो जो हुआ पड़ा है वो पहले जो होना है, ओरिजिनल पहले लिखते हैं ना, चलो ठीक। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 का पहला लेक्चर, उससे आगे की बात नहीं, पहले लेक्चर के ऊपर ही बात है। IFRS 9 का पहला लेक्चर, शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। 90,000 शेयर्स है इनटू एक शेयर कितने का इस दिन? 180 का बेटा, 180 का, वो फेस वैल्यू हमने 180 का खरीदा है। ठीक है, टोटल 1000 में कर रहा हूं सवाल जी, 162। फिर जनाब उन्होंने डिविडेंड दिया है। अच्छा, ये पहली एंट्रीज भी साथ साथ करते जाते हैं ना, आपने एंट्रीज को सही करना है ना। ओरिजिनल कहाँ करूँ, ओरिजिनल रॉन्ग कैसे करूँ, यहीं कर दूँ? ठीक है, चलने दें। ठीक है, यहाँ वर्किंग सी करेंगे। तो ओरिजिनल निकी निकी स्मार्ट स्मार्ट कर देते हैं, कम से कम 2 सवाल तो कम से कम आपके सामने हो ना, फिर पिक्चर ले लेना ना। तो ओरिजिनल, ताकि आपको सोल्यूशन की जरूरत ना ही पड़े, जो सवाल रह जाएंगे वो सिर्फ थ्योरी वाली होंगे, बाकी तो सारे हम खुद सॉल्व भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। असल में ना वो सोल्यूशन आप नहीं लेंगे ना, तो आप ये जाके फटाफट कर लेंगे, तो कर लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस दस्ती दस्ती हो जाएगी। ठीक है, शहरियार मैंने तुम्हें यहाँ से उठा देना है अब, बल्कि उठा ही देना है तुम्हें, और जो तुम लोगों ने आज सोचा हुआ है ना उधर भी मैंने नहीं आने देना तुम्हें। ठीक है, इंसान बन के बैठो, दूर होकर बैठो तुम, प्राइमरी के बच्चे तुसी सर आज ना छेड़े हमें, है ना। हाँ? ये कैच कर लो, बुजदार, फिर तुम कहते हो जनूबी पंजाब का बंदा कोई नहीं टीम में लेते, कैच तुम लोग करते नहीं, कैच तुमने किया नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 16200 जी बेटा, तो फिर सारा सवाल नीचे आना। अच्छा चलो ऐसे हो गया ना काम, भाई आप आगे आ जाओ, शीट को ऊपर नहीं कर सकते ना, वहां पे कुछ काम कर रहे होते हैं, आप आगे तशरीफ ले आए, इंशाल्लाह बाकियों को नजर आएगा, कोने पे बैठ जाएं जरा। आपको ये डर होता है कि आप आगे आए तो बाकियों को नजर नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूं जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, लेकिन एब्रीविएशन चलेंगे फिर 16,200। जिसको भाई मसला हो रहा है मुझे बता दें, मैं एडजस्टमेंट कर देता हूं उनकी सीट की।
कोई मार्कर भी चस्का आ गया ना फिर भी बेहतर हो जाना है काफी। नेक्स्ट, उसके बाद जनाब डिविडेंड अनाउंस हो गया। खरीदे हमने शेयर्स कब, या कब, मई को। डिविडेंड अनाउंस हो गया 31 अक्टूबर को। अब डिविडेंड 30% है। अब ना तो ये 30% 90,000 पे लगना है, ना जो आपने 16,200 निकाला उस पे लगना है। ये लगना है 90,000 इंटू फेस वैल्यू। ये बनेगा आपके शेयर कैपिटल का बैलेंस जिस पर, और ये है आपके वाला, यानी उसने टोटल शेयर नहीं दिए, वरना मुसीबत क्या होती, टोटल शेयर्स को 50 से मल्टीप्लाई करते, टोटल शेयर कैपिटल एफएल का निकलता, उस पर 30% लगाते, टोटल डिविडेंड एफएल का निकलता, उस पर फिर आप 20% लगाते जो आपकी शेयर होल्डिंग है। लेकिन उसने आपके ही शेयर्स दिए हुए हैं, जिंदगी आसान है। लेकिन ये एफईटीपीएल में एंट्री क्या होती है, पहली क्लास IFRS 9 की पहली क्लास, कैंगरू वाला सवाल याद करें, पहली दूसरी क्लास, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अब इधर देखो, 90,000 शेयर्स, हर शेयर की फेस वैल्यू, ये जनाब आ गया आपका शेयर कैपिटल, इस पर लगाओ 30% जी। अच्छा, इसको 20% तो कर लो, ये ऑलरेडी 20% ही तो आपने लिया उनके शेयर्स का, ठीक है, बोलो जी। 13 कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। गुजारा हो रहा है अब्दुल्ला? अच्छा, उसके बाद ये एफईटीपीएल में क्या होता है, एफईटीपीएल में फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ सकता है। अब वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एफएल वाज 270 ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, अब कहीं पे उसने लिखा नहीं है कि इन्होंने क्या, इनका मूड है, इन्होंने डिफॉल्ट फिर एफईटीपीएल ही है, ठीक है। उन्होंने नहीं बताया कि शेयर्स को हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं। तो अगर शेयर्स को नहीं बताया लॉन्ग टर्म पे रखना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, तो फिर बाय डिफॉल्ट एफईटीपीएल अज्यूम कर लो, ठीक है। तो क्लोजिंग, हर शेयर कितने का हो गया, तो क्या आया आंसर, 24। तो गेन है, गेन, फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग कितना आ गया जी, 8100। अब इस 8100 की एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। वर्किंग का रेफरेंस दे लेना बेटा खुद, ठीक है ना। वर्किंग वन कहाँ यूज हुई, इसमें वर्किंग वन यूज हुई है, ये तो मैंने यही वर्किंग कर दी है, इसको भी वर्किंग वन के साथ रेफर कर देना, क्योंकि ये वर्किंग आपने 16,200 की जो फिगर निकाली है ये वहाँ निकली हुई, यहाँ पे तो कोई नहीं निकली, या तो यहाँ निकाल दो फिर, ठीक है जी। कितना, 8100। तो प्लीज वर्किंग जरा मैं तंग करके कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर लिख देता वर्किंग, ठीक है। वर्किंग का रेफरेंस छोटा सा डाल दें, वर्किंग तो की हुई है आपने, जो फिगर आपने कैलकुलेट की है सवाल में गिवन नहीं थी वो शो करनी है, ठीक है, शो मारनी है उसको। ये टाइम है तुम्हारे आने का, जगह दो यार चौधरी साहबान को, चीफ गेस्ट आ गए हमारी क्लास के। अगे तशरीफ ले आओ ना जरा, मेरे हाथ थले आओ जरा इधर, तुम परौने नूं किथे बिठा लो। देख लो, अब बड़े बड़े लोग आगे बैठ सकते हैं, तुम ऐसे हिम्मत करो, आ जाओ। अच्छा जी, बस बस, ज्यादा दूर ना जाओ भाई, ज्यादा दूर ज्यादा दूर ना जाना, ज्यादा दूर। बैग उस तरफ करो, मैर का बैग उस तरफ करो, उधर रखो बैग इसका, इधर नेड़े आओ मेरे, नजर आ रहा है सही। अच्छा ले जी, ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था। भाइन ने क्या कर दिया, लो जी वो कर दिया जो आपने कुछ ही दिन पहले सीखा है, ताजा ताजा। यार आप ना अब्दुल्ला उठ ही जाओ, आप आज परेशान लग रहे हो, मुझे शरारती लग रहे हो, आज उठ जाओ वहां से, आ जाओ इधर आगे, आ जाओ आ जाओ, इस दूसरी रो पे बिठाओ, क्योंकि इससे पीछे से बिठाया तो आधी क्लास को नजर कुछ नहीं आना। अच्छा है ना, पहलवान स्टूडेंट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं अगली अगली, ऐसे नहीं, मैं यूं करके चौड़ा सी करके घूमता, मैं पता है मुझे, इन्होंने कोई नहीं आना पीछे। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, आपकी वर्किंग 7, मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, पर्चे में ना लिखना, ठीक है। इसमें आप यहां पे कॉस्ट लेते थे, पोस्ट आ रही नहीं लगती थी तो पोस्ट पैट जरा लभ्या होया है, उसके बाद जब पैट लिया तो डिविडेंड और क्लोजिंग। सिंपल है, सिंपल है ना।
चलो जी, तो ये भी कॉस्ट आ गई एज इट इज उठाकर, ये तो सेम ही आना है 16,200, इसमें तो कोई फर्क नहीं। शेयर्स खरीदने की एंट्री तो ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट तो यही है ना इसकी, ठीक है। तो वरॉन्ग कर रहे हैं जी हम, वरॉन्ग डोने बाय अकाउंटेंट या वरॉन्ग, जो भी कर दें, जो भी लिख दें जी। पहली एंट्री सेम है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बस उसने ये कर दिया। मैं ये कह रहा हूं फर्क ये है हमारे इस सवाल में और डिटरमिनेंट वाले सवाल में। फर्क ये है कि डिटरमिनेंट वाले सवाल में उसने कहा था सिर्फ सही कर दो बैलेंसेस को, तो हमने कहा था कोई मसला ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो या इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही है ना, उसने सिर्फ कहा हुआ एसेट सही करो, लायबिलिटी सही करो, प्रॉफिट सही करो, तो काम चल गया था। लेकिन आज उसने एंट्रीज मांगी है, तो फेयर वैल्यू गेन ही है, डिविडेंड इनकम ही है, सही है ना। अगले पार्ट में इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट ही है, सिर्फ एक्सपेंस इनकम को तो प्रॉफिट में इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अगला काम अब क्या करते हैं, पैट और डिविडेंड। अगर पैट लिया ना, आरई ना ली, तो फिर डिविडेंड भी लेना पड़ेगा। और सवाल में कोई ऐसा डेटा नहीं था कि हम क्लोजिंग माइनस प्री करके पोस्ट आरई तक पहुंच सके, तो हम किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 24 को 30%, सॉरी 24 को 20% कर देते हैं, ठीक है। 24 को 20% करें, 4 पॉइंट। अच्छा, अब 1 मिनट, ये लिखना मत, वट एवर, जो भी आपने जो चीज मिस की, एग्जामिनर ने भी यही बात की, मैं आज पढ़ रहा था सवेरे। शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज रिवर्स्ड फॉर, ख्याल नहीं आया आपको, कुछ खुदा खौफी भी होती है। यही काम पर्चे में ऐसे ही काम आप करके आते हैं, ये लें। अब क्या है, सारा टॉपिक आता है और गलती फिर भी कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कह रहा था, फिर कहते गए, रोका नहीं किसी ने, हालांकि पता भी है 2 को बार जी गल बार बार पूछ रहे ना, गड़बड़ होती है, फिर भी निशानी नहीं मिली आपको। पूरा 24 लेकर आपने 30% लगवा दिया। हमने इसके शेयर्स खरीदे कब थे, शेयर्स खरीदे कब थे, 1 मई को। तो आपको याद नहीं है, प्रॉफिट 8/12 करके हमें परसेंटेज लगानी पड़ती थी, अगर ये इस तरह से होता था। 8/12 है ना, ठीक है। तो ये गलती आपने सिर्फ नहीं की, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने की थी। लेकिन स्टिल इस सवाल के अंदर पता नहीं कितनी परसेंटेज है वैसे, 26%। इसी वजह से 26% रिजल्ट आया था इसका, ठीक है। सिर्फ 26% बच्चों ने पास किया इसको। और सबसे हाई स्कोरिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, पता नहीं केड़ा है 4, पता नहीं केड़ा है, पेपर नहीं मिला, इंटेंजिबल वाला, वो जो हमने पहले ही कर लिया, शुक्र है पास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 IS 12 जो आपको मुश्किल लगता है, सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, आपको भी दिए होंगे, देगा मार्क्स जब आप करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज, बातों से बात निकल आई, मुझे ऐसे जहन में आ गया, जैसे ही आपने बोला ना 24, तो मैंने कहा जरा बता दूं इनको कि सिर्फ आप नहीं, सारे ही ऐसे करते हैं, पता नहीं पड़ी हुई बातों में भी गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने 24 को पहले करना है 8/12। ये अब वो प्रॉफिट है जो पोस्ट एक्विजिशन है। पूरे साल का प्रॉफिट कैसे पोस्ट एक्विजिशन, पहले तो हमारे पास थे ही नहीं उसके शेयर्स, ठीक है। अब आपने लाल मार्कर देना, जरा लाल देना, लाल ये परसेंटेज आप लगाया करते थे इनटू 20%, याद आया। अच्छा, ये उसने गलती की है, ये हम उसकी गलत वाली काउंटिंग कर रहे हैं। ये नहीं कहना उसने अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनाया तो उसने सारे काम वो किए हैं, ये ना कहना उसने पता नहीं फिर ये भी कर दिया, वो भी। उसने क्या कहा, वो काउंट फॉर किया, उसने अप्लाई कर दिया इक्विटी मेथड, अगर अप्लाई किया तो उसने सही किया सारा कुछ, ठीक है जी। बोले 3200, इसकी एंट्री बता दे मुझे, एंट्री इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट। अच्छा, वर्किंग रेफर करते रहना जहां जहां पे भी फिगर है, 3100 3200, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ ए लिख दूं, सिर्फ जगह कम है, आपने पूरा लिखना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, याद आ रहा है जो वर्किंग 5.1 से निकलता था, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है। तो मैंने शेयर ऑफ, जगह तंग है, मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ ए लिख दिया, ओके, चलेगा जी बेटा। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आपको कल घर जाके ही समझ नहीं आनी कि ये क्या है शेयर ऑफ ए। शेयर, बल्कि मुझे भी लग रहा है कि ये ना, मैं, ठीक है भाई, आप पूरा लिखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए,
अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता, भाई कहेंगे आप बड़ा करके लिखें, फिर ये मसले मसाइल है ना मेरे सारे जी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस आखिर फैसला हो गया। अब ए आप खुद लिख लें, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, पूरा लिखें अपने रजिस्टर्स पे जो नोट कर रहे हैं, वैसे सोल्यूशन के अंदर पूरा लिखा हुआ है। अब आखिर में क्या करेंगे, अब क्लोजिंग निकाल लें। हाँ, पैट आता था तो डिविडेंड भी आता था, पैट आता था तो डिविडेंड भी आता था। अब डिविडेंड ऑलरेडी निकला हुआ है, मैं पागल हूं दोबारा निकालूं, वर्किंग वही रेफर कर दें जी। कितना, अब इस पे परसेंटेज ना लगा देना, 20%, पहले ही बोला मैंने आपको, ये है ही हमारा डिविडेंड, ठीक है। और वैसे क्लोजिंग निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल के रख लें, मुझे इसकी जरूरत कोई नहीं, मैंने बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। मुझे एंट्री चाहिए थी, उसका क्लोजिंग इसलिए निकालना जरूरी था, गेन लॉस हमने इस तरह से निकाला, ठीक है। खैर चले, कोई नहीं, आप लिख लें अगर आपको मसला हो रहा है तो जी। आखिरी एंट्री क्या हुई है, अब डिविडेंड की एंट्री क्या सिखाई थी उस दिन, कैश डेबिट इन्वेस्ट, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को ग्रो करा लेते हैं, और डिविडेंड जब आए तो इसी को कम, तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 1350, ठीक है जी। चलो, अब रेक्टिफिकेशन रह गई है बस, मेरे ख्याल में वो तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। करें शुरू काम। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये आपके मेन सफ़े के ऊपर जो आपने आधा सफ़ा छोड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे आप बिल्कुल सारी चीज़ें पूरी पूरी लिखिएगा। जहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्किंग में आपने किया हुआ है ना, वहाँ पे पूरी फिगर लिखिएगा। वर्किंग में सब चलेगा, एब्रीविएशन वगैरह, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट में नहीं। ओके जी, शुरू करें जी काम। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उठ जाओ बुजदार वहाँ से, तुम इधर आगे आ जाओ तीसरी रो में, उठ जाओ यार, जल्दी करो, जल्दी कर ले यार। तो तुम इधर होके बैठो ज़रा कोने पे, दरमियान में जगह छोड़ दो तुम दोनों, बेशरम। और इधर हो, और मोबाइल किसका पड़ा है, ये तुम्हारे नीचे इधर, इधर हो, जेब में डालो मोबाइल को, आखिरी क्लास में ना मार खा लेना मुझसे। अच्छा जी, शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट होना था और डेबिट होना था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट नहीं हुआ, ये फर्क है उस सवाल में और इस सवाल में। उसमें उसने क्या था, कहा था एसिड सही कर दो, तो हमने कहा था इन्वेस्टमेंट शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इकट्ठा कर दो, क्योंकि इंपैक्ट किस पे लेना है, एसिड्स। यहाँ पे उसने रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांग ली, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा, ठीक है। बोलो जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट होना था और डेबिट होना था, ठीक है, नहीं हुआ तो कर ले। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जरा माजरत के साथ आप टोटल देख लें, मैं कोशिश करता हूं लिख लूं, दिस प्लस दिस 80-100, 16 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था नहीं, ये 2 का ए, ठीक है। अच्छा जी बेटा, 24300, ठीक है। ये देखो ऐसे करते थे हम, ये होना था, नहीं हुआ, कर लिया हमने, ठीक है। ब्लू भी दो यार, दूर से नजर नहीं आ रहा, ए होना सी और ए नहीं हुआ। आप कहोगे इन्वेस्टमेंट टू डेबिट हुई, भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट होना था, नहीं हुआ, वो कर दिया। आगे बढ़े, कैश डेबिट होना था 1350 से और क्रेडिट होना था 16200 से, क्रेडिट हो गया 16200 से और डेबिट भी हो गया 13। कैश की गलती अकाउंटेंट करता नहीं है, इससे तो जान छूट गई। आगे बढ़े, डिविडेंड इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, करें जरा 3 लाइनें छोड़ रहा हूं मैं यहां पे, पता नहीं कितनी भरी जाए, ठीक है। डिविडेंड इनकम क्रेडिट होनी थी, पीएनएल में जानी थी, नहीं हुई तो कर लें, कितनी, 1350। फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट होना था, नहीं हुआ पीएनएल में, करें, कितने से, 30-81,
लो जी, जो ओरिजिनल होना था नहीं हुआ वो तो हमने कर दिया, अब जो रॉन्ग हुआ उसको उल्टाने। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, डेबिट और डेबिट कितने से होना था और क्रेडिट कितने से होना था, ये इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम यूं करेंगे, डेबिट मतलब 16,200, डेबिट मतलब 3,200 और क्रेडिट मतलब कम 1,350। अब ये नेट करके बताओ कि नेट में क्या हो गया है? 18 नेट करके हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इतने से डेबिट हो गया है। ये तो गलत है, तो सही करने के लिए क्या करो? उल्टा दो। मसला क्या है? इधर देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, मैं यहां पे ही कोशिश करता हूं करने, डेबिट होना था, सॉरी डेबिट हो गया, गलत, तो सही करने के लिए क्या करना है? तो इसलिए मैंने पहले ही क्रेडिट वाली साइड चुन लिया, ठीक है ना। तो 16,200 से गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्या करो? क्रेडिट। फिर 3,200 से डेबिट हुआ, गलत हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट करो। फिर क्रेडिट हो गया, गलत हुआ, सही करने के लिए, तो यहां पर क्या कर दो? 13,150। ठीक है जी, ये कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा गया है? गुजारा तो हो गया ना, मैंने यहां पे खुला खुला भी लिख दिया था। ठीक है जी, बोलो 18,050। ठीक है जी, 1350। और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता जी, ये मिटा देते, लेकिन फिर आप कहना था नहीं जी अभी तो नहीं। इसको घसीटते घसीटते भी हम कहाँ ले गए बेचारे को। नहीं यार, तस्वीर अभी बच्चों ने ली नहीं, अब पहले ले लेते तो अच्छा होता। वैसे चलें, अच्छा जी, अब रह क्या गया? ओ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तुम क्या हुए पड़े हो? क्रेडिट, तुम तो गलत क्रेडिट हुए पड़े, तुम्हें सही करने के लिए शुक्र जगह छोड़ दी थी हमने। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कितना? 3,200। ठीक है जी, तो ये जरा खुली डुली होगी, 24,300 और 3,200। डन हो गया जी। ये जरा इधर हो सकता है जी, 16,200 प्लस 3,200 माइनस, चलें जी आप इसकी पिक्चर ले लें, बल्कि अभी रहता है एक और पार्ट, वो भी कर ही लेते हैं। मैंने मशवरा मांगा है तुमसे, तुमने अगर एक मशवरा भी दिया तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल देना आज। जी बेटा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि उसने कमेंट्स में ये लिखा हुआ था, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमें तो आदत है ना, लेकिन वो कमेंट्स में उसने लिखा हुआ था कि बच्चों ने कंपाउंड एंट्री करने के चक्कर में भी गलतियां की हैं, तो अगर अलग अलग चलते तो ठीक रहता, पर हमें कोई मसला नहीं, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए आप ऐसे ही चलें। तो जैसे जैसे बेटा पेपर में प्रेशर के लिए तो आप हर दफ़ा एक तरह से सवाल कराए हैं, कितनी बारी कराए हैं सवाल, हले भी प्रेशर पेपर तो लेना है, तो फिर तुर जाओ किधरे जंगलों से जी। और दीवार हमने चुनवा दी। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें। बॉन्ड्स इशू किए हैं, लोन लिया है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, एंड हैव बीन ट्रीटेड एज, सुबहान अल्लाह, हद हो गई, चलो लिख ली मैं, बोल लें बस अब। अच्छा, बॉन्ड्स इशू किए हैं और उनको गलती से क्या कर दिया है? शेयर समझी, शेयर इशू करने वाली, यानी कि उन्होंने एंट्री कर दी होगी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। खैर है, कोई नहीं मसला, हम देखते हैं करना क्या था। पहले तो 1 अप्रैल पे HL इशूड 40,000 बॉन्ड्स ऑफ 1,000 ईच, ये फेस वैल्यू होती है, ऐसा ही है, एट अ प्रीमियम ऑफ, फेस वैल्यू पार वैल्यू जो भी कहें, एट अ प्रीमियम ऑफ 300, मतलब इशू कितने का किया होगा? 1,300 का, ये इशू प्राइस होती थी, यादें ताज़ा हो रही। लेकिन इसने अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई तो इस पर रिकॉर्ड नहीं होना, माइनस करेंगे। ये रिडीमेबल है 8 साल में, रिडीमेबल 8 साल में, तो ये तो ट्रेडिंग वाला है नहीं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट ही होती है, अनलेस कि वो कोई और बात कर दे, FET OCI वाली, ठीक है।
द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ दीज बॉन्ड्स वाज 20 पर बॉन्ड। 40,000 बॉन्ड्स हैं, हर एक के ऊपर 20 रुपये लगे तो टोटल 800 1000 में यही बनता है 800,000 8 लाख। विच इज अरे ये भी एक गलती है, एक गलती तो उन्होंने ये की है और एक गलती जो है वो उन्होंने ये की है। एज यूजुअल हमने ब्लैक कर दिया उनकी गलती को, ठीक है। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज, जिस पर पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, पता नहीं होगी नहीं होगी पर आना इस पर होता था, ठीक है। कूपन रेट जो आपके अमाउंटिंग स्केड्यूल के अंदर इंटरेस्ट पेड की फिगर निकलेगी, ठीक है। एनुअली ऑन 31 मार्च, अच्छा 1 अप्रैल 23 को अगर आपने इशू किए हैं तो ये तो 31 मार्च 2024 में जाके पेमेंट होगी, यानी हमारे साल में पेमेंट कोई नहीं है, तो रहने दें फिर, इंटरेस्ट तो है 9 महीने का। अच्छा इफेक्ट, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो इफेक्टिव रेट पर निकलता है, और एशियल मैयर्स एट अमोर्टाइज, वो भी उसने बता दिया है कि डिफॉल्ट तुम क्यों सोचते हो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना, ठीक है। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, तो क्या कॉलम्स होते थे जी, डेट, उसके बाद इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो निकलता था, तो इफेक्टिव रेट कितना है जी, लेकिन लगता किस पे था ये, ऑन बैलेंस, जरा छोटी राइटिंग है गुजारा करें, ठीक है। उसके बाद कूपन रेट वो है कितना, 20% ऑन फेस वैल्यू ही बता दो ना, वो निकाली नहीं है फेस वैल्यू, एक शेयर की ना बतानी, 40,000 इंटू 1,000 कितना जी, 40,000 में चल रहा है ना सारा सवाल, ये 40,000 मैंने निकाल दिया, और उसके बाद क्या आता था जी, बैलेंस। अब ये रिकॉर्डिंग जो होती थी ये किस पे होती थी जी, ये इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन। अब इशू प्राइस क्या है जी, 40,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर 100 रुपए का नहीं, सॉरी 1000 रुपए का नहीं, फेस वैल्यू पे नहीं है बल्कि प्रीमियम पे है, 1300 है इशू प्राइस एक बॉन्ड की, तो इंटू 1300 माइनस दूसरी चीज भी मैंने अलग अलग निकाली है वहां पर, 20 इंटू 40, तो ये कितना बनता है, ये कितना बनता है वैसे 52,000, और ये कितना बनता है 800। इसका मतलब कितने पर रिकॉर्ड करेंगे, ये मैंने मिटा देना अभी, ठीक है ना। तो ये जनाब ये किस पर 51, ये 51,200 कैसे निकला है, 52,000 माइनस ये करके, ठीक है जी, ओके डन। किस दिन इशू किए हैं ये जी, डेट क्या है 1/4/23, और सालाना तो 31 मार्च 24। हमेशा हम कॉन्ट्रैक्ट की, लोन की, लीज की डेट के हिसाब से चलते हैं, और जनरल एंट्रीज करते हुए फिर बाद में हम वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह अलग करते हैं सारे, अभी तो IFRS 15 में भी ऐसे ही करते रहे, ठीक है ना। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 51,200 पर 16% लगाओ, 81, ये क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन जो पेमेंट होती है वो इस पर होती है, 40,000 का 20%, 8,000। मुझे नहीं जरूरत इसकी, आपने निकालना तो बेशक निकाल लो, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर करनी थी, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं मैंने, ठीक है। अब ये मिटा दूं, ये कहीं नोट कर लें, बल्कि मैं यूं कर देता हूं यार, ये ऐसे भी किया करते थे हम, मुझे याद आ गया, हम यूं स्टार लगा के या वर्किंग करके ना, ये कैसे निकला, 51,200, 40,000 थे, 1240 में कर दिए, इंटू 1300, ये जनाब आ गई इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसने अलग अलग दे दी थी, तो ये जनाब बन गया आपका 51,000, तो ये यहां से उठाकर उधर ले गए, ठीक है, चाहिए ना। अब मैं ये मिटा रहा हूं, कुछ नया तो नहीं किया अभी तक, ओरिजिनल एंट्री। अब ये पार्ट 1 आपका हो गया, अब पार्ट 2 के लिए आपने यहां से काम शुरू कर देना है, ठीक है जी। सबसे पहले ओरिजिनल एंट्रीज जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कैश आया है, लायबिलिटी कैश आया, कैश डेबिट
फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना कैश आया। अच्छा वैसे एक्चुअली कैश आया 52 है और 800 चला गया तो नेट करके बस 51 200 ही आ गया ना। ठीक है, आसानी कर लो जहां हो सके। तो कैश डेबिट 51 200 से और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 51,200। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां गई? वो तो एक्सपेंस आउट नहीं होती। अमोटाइज कॉस्ट में या एफईटी ओसीआई में कैपिटलाइज होती है, लोन के केस में माइनस कर देते हैं। एक्सपेंस आउट तो सिर्फ कहां होती है? एफईटीपीएल। यादें ताज़ा हो रही हैं? ये रिवीजन ही हो रही है, ठीक है ना। वो समरी सिर्फ खोल नहीं रहा, आपके दिमाग में खुली होनी चाहिए वो समरीज। अगर अभी भी वो समरीज खोल के आपको पढ़ाऊं तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको अपने 115 लेक्चर्स पे। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री याद है? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन, लोन डेबिट कैश, नेट डेबिट लोन, लोन डेबिट कैश। याद है? ऐसे करते थे, इतना आसान काम। तो अभी इंटरेस्ट की एंट्री करवा दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 8192 से नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट है ये 1 अप्रैल, नजर आ रहा है ना स्मार्ट, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक। हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 23 से। तो 1 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 तक के 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए। 8192 तो पहले लिखवा दो, इंटू 9/12 जी। अब ये 8192 के लिए वर्किंग 3 का रेफरेंस दे देना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को तंगी ना हो ज्यादा। और कुछ कैश आया हो, कैश डेबिट 31 मार्च आया है 24, 23 के एंड पे खड़े हो, ये अगले साल आएगा, तो बस कहानी खत्म। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और भाईजान ने क्या कर दिया, उसने सबसे पहले तो कहा कि आपने कोई आना नहीं है, और उसने फिर आपको कहा कि ये शेयर्स हैं। बॉन्ड्स इशूड बाय एचएल हैव बीन ट्रेडेड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की एंट्री क्या होती है? शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितने बॉन्ड्स थे? 1000 बोलो। ओ माय गॉड, 1000 क्या था? अच्छा, 40,000 बॉन्ड्स थे इंटू 1300 का एक बॉन्ड, तो 52,000 कैश डेबिट। लेकिन इधर तो उसने अपने लोग, अच्छा ये नहीं सोचना आपने कि उसने इक्विटी में कोई गलती फलां गलती कर, इक्विटी रिकॉर्ड किया तो वो सही किया हुआ है, बस इक्विटी के तौर पे रिकॉर्ड करना, ये थोड़ी गलती है बॉन्ड्स को जी। 1000 और बैलेंसिंग निकाल लो, या 40 इंटू 300 कर लो, 12,000। और वो यहां रुका नहीं, थका नहीं, बैठा नहीं, करता गया गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। और द ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज एक्सपेंस्ड आउट। क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 800 से, ये निकला हुआ, वर्किंग की हुई है ऑलरेडी। रेक्टिफिकेशन में क्या रह गया? शुरू हो जाओ फिर मुसलमानों। इधर देखो, सबसे पहले कैश को फड़काए ना, कैश ही गलती नहीं होनी। कैश डेबिट होना था 51,200 से, हाँ हो गया है, मतलब थोड़ा मैंने इधर उधर तोड़ के एंट्री कर दी इसमें। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट होनी थी और फिर क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट और क्रेडिट। क्या ख्याल है ना? 51,200 जमा 6144, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करना था, नहीं किया, करें। ये बताओ ना कैसे नहीं? 51,200 जमा 6144 57,300 44। अच्छा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना था, नहीं किया, तो कर लें यार, आप किस मर्ज की दवा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से? 6144।
ये क्या शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, गलत है, सही करें शेयर कैपिटल। अल्लाह करे हूँ थोड़ा शुक्र इधर जाना जी, 40,000 और 12,000, नहीं तो ऊपर जगह होती है, एक लाइन छोड़ के एंट्री शुरू किया करो, बाद में कुछ चीज डेबिट वाली निकल आए जगह ना हो तो ऊपर फेंक दिया बस, ठीक है। और लास्ट विथ नॉट द लीस्ट, एक्सपेंस डेबिट हो गया गलती से, इसको क्रेडिट कर दो, कितने से, लें जी आपकी रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर 8 नंबर का सवाल था, नहीं नंबर बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपने किया क्या इसमें, मैं तो समझा के कर रहा था, ये सारे काम आपने, और इसमें से आपने 5-6 नंबर स्पीड भी ले लेने थे गलतियां करके भी, और आराम से करें तो गलतियां किए बगैर ले लेने थे जी। बेटा अब आप लोगों ने कल के लिए यानी इस पार्ट बी के बाद ये आपने क्वेश्चन कर लिया है, इसके बाद आपने ये क्वेश्चन 7 करना है IAS 12 का। तो कल जो 110 पार्ट बी मिलेगा आपको, वो इस क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन होगी IAS 12 वाले की, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।